और अनुसूचित जाति की दृष्टि से संगठनात्मक विस्तार शेष रह गया है, वो इस सब पर आज बातचीत हो रही है। कल अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष हिमाचल के और प्रदेश पदाधिकारी इनके साथ बैठक संपन्न हुई थी। आप सबके बीच में मुझे कहते हुए फक्र है कि देश आज़ाद हुए 73 वर्ष हो गए, लेकिन अनुसूचित जाति के कल्याण, विकास और उत्थान के लिए इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 142 लाख करोड़ रुपए का बजट अनुसूचित जाति के विकास और कल्याण के लिए आया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में अनुसूचित जाति की दृष्टि से कई काम चल रहे हैं। नंबर 1, अनुसूचित जाति जिन्हें अपना महापुरुष मानता है और भारत भी मानता है, इस दृष्टि से ऐसे महापुरुषों की जयंतियां, पुण्यतिथियां मनाना मोर्चे के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी बड़े स्तर पर मनाना। एक उदाहरण दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने 6 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बूथ तक अंबेडकर जयंती भी मनाती है, दूसरा दल नहीं मनाता। प्रधानमंत्री ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान पर गए हैं, दूसरा कोई प्रधानमंत्री है। दूसरा, संविधान दिवस मनाने वाले भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और गरीबों उत्थान योजनाएं बनाना और उन उत्थान योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, ये खुद जनता बोल रही है। वो चाहे 8.5 करोड़ गैस कनेक्शन देने का मामला हो, चाहे 43 करोड़ बैंक में खाते हो, पहली बार सभी को शौचालय देने का मामला हो, या फिर सभी को घर बनाने का मामला हो, 18,000 गांव में बिजली देने का मामला हो, या हर घर नल जल इसकी व्यवस्था का मामला हो। कुल मिलाकर ये जो मानव कल्याण के, उत्थान के और विकास के जो मूलभूत कार्यक्रम हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ काम कर रही है, दूसरी ओर वहीं हिमाचल की सरकार भी लगातार अनुसूचित जाति के उत्थान और विकास के लिए कार्यक्रम कर रही है। 115 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को 50% किराए पे आने जाने की सुविधा, 50,000 रुपये तक का जो वन टाइम सेटलमेंट है, जो ऋण लिया था उसको ब्याज जितना था उसको समाप्त करना। इसमें 12,000 लोगों को राहत मिलेगी और 12 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट का प्रोग्राम बनाया है। सर्वे के आधार पर जो कच्चे मकान हैं, जो 1974 से लगातार ऐसे चले आ रहे थे, उनको जगह देकर, 2 बिस्वा जमीन देकर उनको मकान बनाने का एक बड़ा निर्णय यहाँ की सरकार ने किया है, जिसका मैं अभिनंदन करता हूँ। गरीब जो हमारे मजदूर हैं, उनके लिए औजार खरीदने के लिए अब 1,300 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये की राशि करने का जो निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, वो अभिनंदनीय है। इसके साथ ही अभी विभिन्न प्रांतों में अनुसूचित जाति मोर्चा जहां विपक्ष में है, राजस्थान में जहां अनुसूचित जाति के ऊपर ज़्यादा महिलाओं के साथ गैंगरेप और अत्याचार हो रहा है, वहां पर मोर्चा आंदोलन कर रहा है। झारखंड में जहां जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बना रही वहां की सरकार, तो वहां जिले तक हमने आंदोलन प्रारंभ किए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो 161 उनकी सरकार के समय रहते दलितों की हत्या हुई है, उसको लेकर भी हमने आंदोलन किए हैं। और केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं कि संविधान हम बदल देंगे, ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मोर्चा ने आंदोलन खड़ा किया है। तो कुल मिलाकर अनुसूचित जाति मोर्चा दलितों के उत्थान, विकास, उनको सम्मान, जहां हमारी सरकार है वहां योजना बनाकर उनको कैसे मिले,
और जहां विपक्ष है वहां उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां आंदोलन के माध्यम से उन्हें अधिकार कैसे दिलाने की कोशिश करें, इस प्रकार का काम हम लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक नवाचार हुआ, पूरी पंचायतों में लगभग 47,000 पंचायतों में एक साथ एक समय रविदास जयंती मनाने का निर्णय हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने सीधा सारी पंचायतों को संबोधित किया, सरकार ने व्यवस्था की। अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए 5 स्थान हैं। एक मुंबई है, चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि नागपुर, जन्म भूमि मऊ इंदौर, परिनिर्माण भूमि दिल्ली। तो ऐसे 5 स्थान, लंदन में शिक्षा भूमि, ऐसे 5 स्थानों को पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ नाम देकर एक सम्मान और श्रद्धा व्यक्त की गई है। और मुझे लगता है कि संविधान में जो मूल भावना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अवसर की समानता, पहली बार ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रही है कि सभी के साथ सामाजिक न्याय, ये संविधान की मूल भावना का पालन हो रहा है। और उसमें हम कह सकते हैं 12 मंत्री बनाकर ये संदेश उन्होंने कहीं ना कहीं दिया है। 3 राज्यपाल जो नियुक्त हुए हैं, 4 हुए थे, उसमें एक उनका वो हुआ था रिजाइन, पहली बार हुआ है। गरीबों की योजना जिससे दलित समाज को बड़ी संख्या में लाभ मिल रहा है। ऐसा सामाजिक न्याय, ऐसा उत्थान अगर देश में 47 के बाद शुरू हो गया होता तो शायद हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहता, सब के सब कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो गए होते। इसका मतलब ये है कि संविधान की मूल भावना के अनुसार, बाबा साहब अम्बेडकर की मूल भावना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्णय कर रहा है। अभी हाल ही में 2-3 राज्यों में राज्यसभा की सीटें थी। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सिकंदर कुमार जी को राज्यसभा में पहुंचाकर यही संकल्प और यही सोच और भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के सिद्धांत पर जो निर्णय हुआ है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और पार्टी के सभी नेतृत्व का आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी कहते हैं, कुछ लोग संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते ताकि अनुसूचित जाति को बरगलाया जा सके और उनको भ्रमित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही मंत्र दिया है, वो प्रधानमंत्री ने दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसका मतलब है ये संविधान के मुताबिक मंत्र है, इससे हटके कुछ भी नहीं है। और इसलिए अनुसूचित जाति हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है। संविधान की आवश्यक जो निर्देश है उसका पालन करके उनको भी साथ लेने का मंत्र है। किसी भी अनुसूचित जाति के वर्ग के हमारे भाई बहनों को ऐसे जो भ्रमत प्रचार करने वाले लोग हैं, लोगों के बीच में गलत जानकारी देते, उनसे बचना चाहिए। और एक विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ साथ पूरे देश को एक मंत्र में पिरोने का मंत्र जानती है, उसी के आधार पर काम कर रही है। इसी को लेकर आज अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। आगामी दिनों में कुछ कार्यक्रम हम लोग अभी तय करने वाले हैं, उसकी जानकारी भी आप लोगों को हम देंगे। और हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, पूरे देश को स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में कैसे खड़ा करना है। इतनी सी बात मुझे आप सबके बीच में करना थी। आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहें तो उसका मैं संतोषजनक जवाब देने की कोशिश करूँगा। आगे साहब, आपकी सरकार के दौरान जो पुलिस स्कैम हुआ है, ऐसी पुलिस स्कैम करोड़ों का, उसका क्या स्टेटस है? उसके बारे में क्या? हिमाचल में भी कई केस में होती है। मुझे लगता है कि एक घटना मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कोई छात्रवृत्ति घोटाला होंगे ये संभव ही नहीं है, क्योंकि 1942 में अंग्रेजों के समय एक एक्ट था पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने का, जिसमें केवल अभी तक 1100 करोड़ मिल रहे थे 73 सालों में। नरेंद्र मोदी जी ने उसको बढ़ाकर 59,000 करोड़ किया है। इसका मतलब ये है कि हम छात्रवृत्ति
कम या घोटाला नहीं करना चाहते, बल्कि पारदर्शी ढंग से उनके खाते में पैसा भेजने का काम कर रहे हैं। इसका अध्ययन करके ही कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये व्यवस्था की है केंद्र में कि अब नगद नहीं बल्कि बच्चों के खाते में पैसा भेजने का काम कर रहे हैं। और कहीं कोई करता भी है उल्टा सीधा काम तो उसके गरेबान तक सरकार का जांच के माध्यम से हाथ पहुंचे और उसको दोषी को सजा मिले, ये संकल्प है हमारा। विदेशी छात्रों में भ्रमित कर रहे हैं, तो क्या आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की जो है बात करते हैं? मांग लगातार हिमाचल में उठ रही है, स्वर्ण समाज और स्वर्ण आयोग के गठन की मांग उठ रही है, तो ऐसे में क्या आप आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसकी बात को मानेंगे और उसको पकड़ रहे हैं आप? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक सभी वर्गों के लोग आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से बराबरी पर नहीं आते तब तक कोई इस प्रकार का निर्णय सरकार नहीं करेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि यही सरकार नरेंद्र मोदी जी की है जो सामान्य वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण देती है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था, उसको अधिकार नहीं थे, वो भी देने का काम करती है और दलितों का उत्थान भी करती है। इसका मतलब है कि हमारे लिए सामान्य वर्ग भी ऐसा ही है, हमारे लिए पिछड़ा वर्ग भी, उसका भी हमें हित करना है और एससी का भी हित करना है। तभी तो मूल जो भावना समानता की हमारे संविधान में है उसका पालन होगा। यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं हमारे, उसको लेके किस तरह से आप पेनिट्रेशन कर रहे हैं, जब मोबिलाइज कर रहे हैं अपने कैडर? अनुसूचित जाति मोर्चा हिमाचल में 2500 से ज़्यादा बूथ ऐसे हैं जहां 100 से ज़्यादा मतदाता एससी का है। वहां पर हमारी 1+10 या 1+20 टीम बन चुकी है, जिसका वेरिफिकेशन भी हो गया है। विधानसभा के सम्मेलन भी एससी के हम करेंगे मंडल तक, और अभी हमारे नए जो सांसद राज्यसभा बने हैं वो भी सभी 17 जिलों में जाने वाले हैं, वो वहाँ जिलों की बैठक लेने वाले हैं। कुल मिलाकर 29% के लगभग हमारी एससी की पॉपुलेशन है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुसंख्यक खड़ी है। ये संदेश उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने दे दिया है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सुरक्षा के कारण, नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं जो गरीबों के लिए उसके कारण, और पार्टी सबके लिए कर रही है ऐसा उनके अंदर विश्वास जागा है और इस कारण से अनुसूचित जाति भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। हिमाचल में भी इसी प्रकार से देखने को मिला है और आने वाले समय में कह सकते हैं अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई बंधु हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। उसकी कार्ययोजना भारतीय जनता पार्टी ने, मोर्चे ने बनाई। रिजर्वेशन फॉर क्रिश्चियन एंड मुस्लिम दलित, क्योंकि जो रिजर्वेशन जो माइनॉरिटीज के लिए होता है वो क्रीमी लेयर लेके जाती है, जो वीकर सेक्शन है मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज में, क्या उनको रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं? मुझे लगता है भारतीय संविधान सबसे ऊपर है, जो सब पर लागू होता है। रिजर्वेशन अनटचेबिलिटी के आधार पर मिला है। एक मिनट बता रहा हूं, उनमें जो गरीब हैं, गरीबों के लिए तो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। वो किसी अकेले एक समाज के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं। आप जब पूरी योजना देखेंगे तो मुस्लिम को भी पक्का मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आयुष्मान योजना मिल रही है, उसको भी लाभ मिल रहा है, क्रिश्चियन को भी मिल रहा है। गरीब कोई भी हो, वो हमारी प्राथमिकता है उसका उत्थान करना। उसमें हम कोई जाति और धर्म नहीं देखना चाहते। जहाँ तक रिजर्वेशन का मामला है, रिजर्वेशन अनटचेबिलिटी के आधार पर है, गरीबी के आधार पर नहीं है। इसलिए जो धर्म परिवर्तन करके दलित समाज से जाते हैं, मुझे लगता है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में एक बात होती है कि यहाँ अनुसूचित जाति जो है उसमें कोई 35 उपजातियाँ हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक जाति को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और वो जाति जिसका शिमला गैजेटियर में जिक्र है, तो वो एक राजपूत कम्युनिटी से कनेक्ट रही है वो।
और दूसरा एक ही शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो एक ही परिवार या रिश्तेदारों को जो है बार बार तरजीह मिलती है। जो दूसरा जो वर्ग है, जो 33-34 जो जातियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको न सरकार में और न संगठन में मुख्य धारा में लाया गया है। ये सवाल बार बार उठता है, आपके पास भी कभी आई है? मुझे लगता है पहले तो ये विषय मेरी जानकारी में नहीं है। मैं अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में जितनी कम्युनिटी है वहाँ पर उनको टिकट देने का काम हुआ है और मंत्री भी बने हैं, तो उसी हिसाब से निर्णय हुआ है। अभी 12 मंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए, उसमें भी आप देखने को मिलेगा अनुसूचित जाति की विभिन्न सब कास्टों में से लोगों को मंत्री बनाने का काम हुआ है। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं पार्टियां निर्णय करती हैं। राजनीति में जीत का भी एक आधार होता है, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी होती हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ भी होती हैं। इन सब को देखकर कहीं ना कहीं निर्णय होता है, जाति के आधार पर निर्णय नहीं होता। आर्य साहब, मेरा सवाल है, आपने अनटचेबिलिटी की बात बोली ना, अनटचेबिलिटी को लेके हिमाचल के मंत्री ने विधानसभा में ये कहा था कि गांवों में कोई मंदिर है वहां जाने नहीं दिया जाता, आप ही की पार्टी के राजीव सहजल, उस पे आपका क्या कहना है? दूसरा, यहाँ मिड डे मील में भी थोड़ा बात आती है, इन चीजों पे मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस काम में जब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था तो उन्होंने कहा था कि इसमें सारी चीज़ें लागू करने के लिए जो वर्तमान सरकार होगी वो जिम्मेदार होगी। लगभग 57 ईयर कांग्रेस की सरकार रही देश में, उसने शायद इन चीज़ों को समाप्त ही नहीं कर पाया। लेकिन कई जगह ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए समाज का जागरण चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं और इसलिए समाज जागरण की आवश्यकता है। और जहां भी इस प्रकार की घटनाएं होती है वो नहीं हो, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। आर्य जी, जिन परिवारों को सरकारी सुविधाएं मिलती है, एक परिवार जो एस्टैब्लिश हो जाता है, तो उनके कुछ दर कुछ स्कीमें उनके भी उनको लाभ मिलता रहेगा। उसमें मोर्चा का क्या मामला है? मुझे तो लगता है कि जब सक्षम आदमी हो जाता है, जैसे मैं ही हूँ, मैं पहली बार एमएलए मिला, मुझे 10,000 तनख्वाह मिलती थी, मैंने छात्रवृत्ति लेना बंद कर दी। ये उस समाज पर है जो खुद आके बढ़ के अगर कोई बात करता है तो अलग बात है, लेकिन इस पर कोई अभी कमेंट करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं मंथन होता है, उसके बाद कोई निर्णय होता है। इसलिए अभी इस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम जातीय राजनीति को देखें तो आज तक हिमाचल प्रदेश को अनुसूचित जाति का कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को भी अनुसूचित जाति का एक मुख्यमंत्री जरूर मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि जाति के आधार पर अगर सब चयन होने लगेंगे तो फिर योग्यता कहाँ रह जाएगी। इसलिए एक मैं बता रहा हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी कोई हमारा कार्यकर्ता किसी समाज का अगर राजनीति में काम कर रहा है तो हमने डिप्टी स्पीकर बनाया है, एक मिनट, स्पीकर बनाया है, राज्यपाल बना रहे हैं, हमने उप मुख्यमंत्री भी कर्नाटक में बनाए हैं। तो कुल मिलाकर ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करना है कि किसको क्या जिम्मेदारी देना है। मैंने कहा ना, जाति के आधार पर नहीं, कार्यकर्ता उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी उससे आने वाले समय में नवाचार क्या कर सकते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं। तो फिर हिमाचल प्रदेश में आप सामान्य वर्ग आयोग का जो गठन, अब नोटिफिकेशन भी क्योंकि हो चुकी है, तो आप इसका समर्थन करते हैं क्या? मुझे लगता है कि इसका निर्णय अभी मुख्यमंत्री आने वाले उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी से आग्रह है, जलपान की व्यवस्था है।